तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अब आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? और आपको स्क्रीन शो भी हो रही हो? ठीक है, तो सभी को ज्वाइनिंग करने दीजिए। गुड। तो आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो सिंगल फेज एसी सर्किट हमें पढ़ना है। तो ये चीज़ तो क्लियर दिखाई दे रही होगी आपको स्क्रीन पर, सिंगल फेज एसी सर्किट। ओके। अब जब हम सिंगल फेज एसी सर्किट की बात करते हैं या इलेक्ट्रिकल की ही बात करते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिकल के लिए या एसी सर्किट में हमारे जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो ये 3 होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, चाहे वो हम रजिस्टर की बात करें, चाहे इंडक्टर की बात करें, या हम कैपेसिटर की बात करें। तो तीनों चीज़ें आप सब अच्छे से पढ़ चुके हो इनके बारे में कि रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फॉर्मूला क्या होता है, डायग्राम या सिंबल क्या होता है। तो इनके बारे में हम सब चीज़ें जानते हैं। अब इन एलिमेंट्स की हेल्प से जब हमें कोई सर्किट बनाना होता है तो वो हमारे होते हैं एसी सर्किट। डीसी सर्किट की बात अब हम नहीं कर रहे हैं, डीसी सर्किट हम पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें आपका डीसी सोर्स लगे होंगे वो आपके डीसी सर्किट है। जहाँ पे हमारा एसी सोर्स लगा होगा वो हमारा एसी सर्किट कहलाएगा। अब इन एसी सर्किट्स में ये 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनता है। तो जब हम केवल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो उसको हम लिखते हैं रेजिस्टिव आर सर्किट। जब हम इम्पीडेंस लिखते हैं तो इम्पीडेंस का मतलब होता है Z इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स। ठीक है, इसमें x क्या होता है किसी को पता है? जो हम इम्पीडेंस लिखते हैं Z इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स, x को क्या कहते हैं? जैसे r को रेजिस्टेंस कहते हैं, Z को इम्पीडेंस कहते हैं, x को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। R हमारा रेजिस्टेंस होगा, Z इम्पीडेंस होगा और X हमारा स्क्रीन पे आपके सामने लिखा भी है, X होगा रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो कोई भी हमारा एसी सर्किट होगा उसमें ये तीनों या इन तीनों में से कोई 2 या तीनों में से कोई एक हमारा यूज हो रहा होगा। अब रिएक्टेंस हमारे 2 होते हैं, या तो XL होगा या XC होगा। जो हमारा यहाँ पे रिएक्टेंस है वो 2 रहेंगे, या तो हमारा XL होगा या XC होगा। स्क्रीन आपको सभी को क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इधर से तो स्क्रीन पूरी क्लियर दिखाई जा रही है। आप अपने एक बार, हाँ स्क्रीन क्योंकि यहाँ से क्लियर, अगर वो क्लियर नहीं होती है तो मैंने इसलिए लेक्चर लेट जानबूझ के हो गया है क्योंकि नेट की प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब थोड़ा ठीक है, तो वो उधर से ही आपके उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए गुड। तो स्क्रीन सभी को क्लियर है? तो स्क्रीन पे आपका 2 चीज़ें शो हो रही हैं। हमारा रिएक्टेंस 2 होते हैं, XL और XC। XL को हम बोलते हैं
इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस तो रहेगा लेकिन आपका एल लगा हुआ है, इसलिए वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है ओमेगा एल। जब हम बात करेंगे एक्ससी की, तो एक्ससी हमारा हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू हमारी होती है 1/ओमेगा-c। इतनी चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें हुई मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास 3 एलिमेंट हुए, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब इन तीनों एलिमेंट्स में या तो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि केवल रजिस्टर लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस होगा। इम्पीडेंस में आपका तीनों चीज़ें आ जाएंगी, R + jX, और X हमारा रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस हमारा XL हो सकता है या XC हो सकता है, यानी कि वो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो सकता है और हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो सकता है। तो जो भी हमारी वैल्यू हमें चाहिए होती है उसको हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, AC सर्किट होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं एक स्क्रीन पे लाने की इनको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। हाँ, तो सभी को दिखाई दे रहे हैं। कितने सर्किट हैं हमारे ये टोटल नंबर ऑफ सर्किट्स कितने हुए? गुड। तो सुनिधि, सुदेश, श्रुति, है ना, सिंपी, प्रियंका, गुड, माही, सभी आंसर टाइप कर रहे हैं। यानी कि आपका जो टोटल सर्किट्स हैं वो हमारे 7 हैं। ठीक है, 7 कौन कौन से हुए? एक तो आपका प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा जो नंबर 1 का है, ठीक है। दूसरा हमारा प्योरली इंडक्टिव होगा। तीसरा प्योरली कैपेसिटिव होगा। तो पहले 3 हमारे कौन कौन से हुए कि तीनों अलग अलग, एक में केवल रेजिस्टेंस होगा, दूसरे में केवल इंडक्टेंस होगा और तीसरे में हमारा कैपेसिटेंस होगा। और इन्हीं के बेस पे हमने उनका नाम दे दिया कि ये रेजिस्टिव सर्किट होगा या इंडक्टिव सर्किट होगा या हमारा कैपेसिटिव सर्किट होगा। अब दो का कॉम्बिनेशन R का L के साथ, यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को मिला के उसको हम बोलते हैं RL सर्किट। ऐसे ही RC सर्किट, रेजिस्टेंस का कैपेसिटेंस के साथ कॉम्बिनेशन, और तीसरा आपका हुआ L का C के साथ, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का सर्किट। ठीक है, और लास्ट आपका बनता है तीनों का कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं RLC सर्किट। तो सर्किट्स के टाइप्स क्लियर हो गए सभी को। हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं RLC, तो इन तीनों को मिला के टोटल 7 कॉम्बिनेशंस हमारे बनते हैं। पहले तीनों के अलग अलग, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। उसके बाद दो का कॉम्बिनेशन RL सर्किट, RC सर्किट और LC सर्किट, और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यही सारे सर्किट्स आपको पढ़ने हैं। इसमें से जो मैंने LC सर्किट को सर्किल किया हुआ है ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस में नहीं है और आपको इसको नहीं पढ़ना है, LC सर्किट को नहीं पढ़ना है। वैसे इसका मैं यूज बता देता हूँ कि जो हमारे फ़िल्टर्स होते हैं वहाँ पे हम LC सर्किट का यूज करते हैं। जब फ़िल्टर्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम LC सर्किट का यूज करते हैं। तो टोटल हमें 6 सर्किट हम पढ़ेंगे, रजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, RL सर्किट, RC सर्किट और RLC सर्किट। अब एक एक करके इनको हम स्टडी करते हैं। यही आपका पूरा चैप्टर है,
सबके बारे में आपका अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी है, और वही आपको पूरे चैप्टर में पढ़नी है कि रेजिस्टिव में क्या होगा, इंडक्टिव में क्या होगा, कैपेसिटिव में क्या होगा, आरएल सर्किट में क्या होगा, आरसी सर्किट में क्या होगा, आरएलसी सर्किट में क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टिव सर्किट। तो स्क्रीन पे मैं आपके पूरा सर्किट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबको डायग्राम दिखाई दे रहा है? प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। ठीक है, डायग्राम आपने शायद ये पढ़ा भी होगा फिजिक्स में। अगर किसी ने पढ़ा है रेजिस्टिव सर्किट के बारे में, किसी ने पहले पढ़ा है कुछ? गुड, तो अच्छी चीज़ है, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है ना। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो मैं इसको फिर से आपको बताऊंगा डिटेल में कि एक्चुअल में ये होता क्या है। इसको आप अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको इसकी पीडीएफ में पहले ही सेंड कर चुका हूँ, तो उसको आप पढ़ते रहें। उसको पढ़ने से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपना आप ही, है ना। और अगर उसे पढ़ के यहाँ पे आप लेक्चर में ज्वाइन करोगे तो आपको जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो वहाँ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये सर्किट हमने देखा था पहले, ये हमारा ऐसे होता है। तो जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है वो एक लैंप होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो लैंप है। जो हमारे बल्ब होते हैं, है ना, वो हमारे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का एक एग्जाम्पल होते हैं। बल्ब जब हम जलाते हैं, ऑन करते हैं, तो वो हमारा रेजिस्टिव सर्किट होता है। अब इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें तो कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ एन एसी वोल्टेज सोर्स एंड अ रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस इट। यानी कि हमने क्या किया, जो हमारा ये रेजिस्टिव सर्किट है, एक हमने एसी वोल्टेज सोर्स लिया। ये सिंबल आप पढ़ चुके हो पहले ही कि एसी का आपका सिंबल ये होता है। अगर सर्किल के अंदर साइन वेव बनी हुई है तो वो हमारा एसी का सिंबल रहता है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एसी सर्किट पढ़ रहे हैं तो सारे सिंबल हम एसी के ही यूज करेंगे। अब हमने क्या किया, इसके अक्रॉस साथ में एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें एक करंट आई फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। जो भी हम सर्किट्स पढ़ते हैं उसमें तीन चीज़ें आपके सामने बनी हुई हैं। एक तो सर्किट बना हुआ है, सर्किट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, एक्चुअल में CIRCUIT होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी वेव फॉर्म क्या है, सर्किट के बाद उसकी वेव फॉर्म क्या होती है, और वेव फॉर्म के बाद हमारा उसका फेजर डायग्राम क्या होता है। ये तीन चीज़ें हमें सारे सर्किट्स में बनानी आनी चाहिए। अब हमने सर्किट को तो स्टडी कर लिया कि सर्किट में आपका एक वोल्टेज सोर्स होगा, एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस लगा होगा। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। उस करंट को हमने नाम दिया है आई। अब जब हम वेव फॉर्म की बात करते हैं तो वेव फॉर्म तो V = Vm sin ωt है। एसी वेव है तो हमारी साइन वेव बनेगी। साइन वेव आपकी ये होती है, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हो, आप जानते भी हो कि 0 से स्टार्ट होगी, पाई तक जाएगी। पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से लेके पाई तक जाएगी, और फिर पाई से 2 पाई दूसरी साइकिल, यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल। तो ये एक आपका पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब मुझे बताइए कि इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि इस वोल्टेज वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना है।
प्रियंका केसरी ने आंसर दिया है। पाई आपसे नहीं लिखा जा रहा है तो आप उसको पी आई लिख सकते हो, 2 लिखो और पी आई। अगर पाई सिंबल नहीं आ पा रहा है ना, तो आप 2 इंटू पी आई, पाई हो गया आपका, उसको लिख सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। देखो सुनिधि ने लिखा कि 2 पी आई, तो पाई हो गया आपका वो, कोई बात नहीं ना। ये चीज़ें हमें क्लियर रहनी चाहिए। तो अब सबको आंसर इसका पता चल गया होगा। तानिया, शिम्पी, खुशी, श्रुति, माही, किरण, ज्योति, नेहा, बबीता और ये मनीषा। चलिए, तो रेस्पॉन्स को मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ है कि आप रेस्पॉन्स दे रहे हो, इसका मतलब आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, तभी आपको पता चल जाता है। हमने कहा कि इसका टाइम पीरियड 2 पाई है। 2 पाई क्यों है वो आपको पता चल गया काफ़ी स्टूडेंट्स को, श्वेता ने भी बता दिया यहाँ पे। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि 0 से स्टार्ट हुआ पाई तक, ये पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल हुई। नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2 पाई हुई। अब इस 2 पाई से फिर से पुरानी वाली वेव स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो टाइम होता है आपका, ये टाइम पीरियड कहलाता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पूरी अच्छे से बताई हुई थी। तो ये तो हो गया आपकी वोल्टेज की वेवफॉर्म। जब हम करंट की वेवफॉर्म बनाते हैं तो करंट की वेवफॉर्म सेम टू सेम वोल्टेज वाली वेवफॉर्म ही बनेगी। रेजिस्टिव सर्किट में यही चीज़ आपकी बहुत अच्छी होती है कि जो वेवफॉर्म वोल्टेज की है वही वेवफॉर्म हमारी करंट की होती है। ठीक है, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ वेव आपकी, 0 से पाई गई, पाई से 2 पाई आई नेगेटिव। ऐसे ही आपका करंट की 0 से स्टार्ट हुई, पाई तक गई और पाई से 2 पाई आ गई। ठीक है, और जैसी वेवफॉर्म हमने बनाई है इसके अकॉर्डिंग हमारा फेजर डायग्राम बन गया कि जिस फेज में वोल्टेज था, वी आपको यहाँ पे दिखाई शायद ना दे रहा हो हल्का सा, तो जो आपका आगे वाला एरो है ये वोल्टेज का है और करंट भी इसी लाइन पे है, तो करंट भी हमने आई इसी में एक एरो बना के बना दिया। तो ये बन जाएगा हमारा फेजर डायग्राम। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, गुड। तो ये अगर चीज़ आपने पढ़ ली, समझ में आ गई है, तो आगे की चीज़ों में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लगभग सेम टू सेम चीज़ें बनती हैं। आपने अगर पीडीएफ इसकी ध्यान से देखी भी हो, नहीं देखी तो आज उसको ज़रूर देखना, तो आपको आगे की चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। कि हमने क्या किया, रेजिस्टिव सर्किट के लिए एक वोल्टेज सोर्स था, एक करंट उसमें रेजिस्टेंस लगा दिया, और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है हमारा रेजिस्टिव सर्किट, या आप उसका सर्किट डायग्राम कह लो। ये उसकी वेव फॉर्म है, जो वोल्टेज की वेव फॉर्म है वही आपकी करंट की वेव फॉर्म है, और फेजर डायग्राम भी उतना ही है, पहले वोल्टेज आपका और उसी लाइन पे करंट है। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना हुआ, फेज एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज एंगल आएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है। फेजर डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। नाइन्टी डिग्री कौन से एंगल से आ रहा है? ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स 90 डिग्री एंगल बता रहे हैं, तो 90 कहाँ से आ जाएगा? जिस एक्सिस पे वोल्टेज है उसी एक्सिस पे करंट है, जिस एक्सिस पे वोल्टेज है उसी पे करंट है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल डिफरेंस हुआ? फेजर डायग्राम आप जानते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, 180 आपका जब होगा जब ये रिवर्स जाएगा,
जीरो से लेफ्ट में जाएगा तब 180 होगा। जब जीरो से उधर ही जा रहा है तो आपका ये 0 डिग्री इसका फेज डिफरेंस होगा। क्लियर है सभी को? वोल्टेज और करंट में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। ये चीज़ सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब जब आपका फेज एंगल 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर कितना होगा? अगर आपका फेज एंगल 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर कितना होगा रेजिस्टिव सर्किट का? 0 डिग्री के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? पावर फैक्टर आप पढ़ चुके हो। पावर फैक्टर आपका होता है cos फाई। पावर फैक्टर होता है cos फाई और फाई की वैल्यू हमारी 0 है फेज एंगल, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब सभी को क्लियर है? मैं एक बार फिर से इसको समरी कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं रजिस्टिव सर्किट। तो जब हम रजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। ठीक है। अब ये आपका वोल्टेज सोर्स एसी है तो हमने एसी सर्किट का सिंबल बनाया है यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। जब इसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। रेजिस्टिव सर्किट में जो वेवफॉर्म वोल्टेज की होती है वही वेवफॉर्म हमारी करंट की होती है, यानी कि करंट और वोल्टेज में कोई डिफरेंस फेज एंगल का नहीं होता है। और जब फेज एंगल 0 है आपका तो उसका जो, जब भी आप ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अब क्लियर रहनी चाहिए कि बल्ब का पावर फैक्टर हमारा 1 होता है। अब इसके आगे की चीज़ें देख लेते हैं कि इस सर्किट में आपका होता क्या क्या है। इसको हम बोलते हैं एनालिसिस। रेजिस्टिव सर्किट की एनालिसिस क्या होती है? तो रेजिस्टिव सर्किट में आपको हमें ये 4 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो वोल्टेज, दूसरा करंट, तीसरा फाई मतलब फेज एंगल और फोर्थ हमारा पावर। ये 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो वोल्टेज कितनी होती है, करंट कितनी होती है, फेज एंगल कितना होता है और पावर कितनी होती है। ठीक है। तो जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है रजिस्टर के अक्रॉस वो कितना होता है, V=Vm sin ओमेगा t। ये तो फिक्स रहेगा। जो हमारी वोल्टेज होगी वो हमेशा Vm sin ओमेगा t ही रहेगी। अब ओम का नियम क्या कहता है कि करंट थ्रू रजिस्टर I=V/R होती है। I=V/R होती है। तो यहाँ पे हमने V की वैल्यू रख दी Vm sin ओमेगा t, तो हमारा आ जाएगा ये Im sin ओमेगा t। तो वोल्टेज हमारी हुई Vm sin ओमेगा t और करंट हमारी हो गई Im sin ओमेगा t। अब यहाँ पे Im की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से मुझे आंसर बताइए।
आई एम की वैल्यू क्या होगी? वी अपॉन आर, या वी एम लिखेंगे उसको, है ना, जो हमारा आई है। खुशी ने आंसर लिखा है, ये वी एम अपॉन आर आएगी। आई एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन आर। अब अगली चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि जो फेज एंगल होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वो हमारा जीरो होता है। जब फेज एंगल जीरो होगा तो उसमें आपका पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। अब पावर की भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, तो उसकी आपको ज़्यादा नीड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए पावर इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू वी इंटू आई। अगर हम वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारी पावर बन जाती है। तो हमें ये चीज़ बस आपको याद रखनी चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको कि जो पावर होती है वो हमारी होती है P इक्वल्स टू वी आई, या इसको वी आर एम एस, आई आर एम एस भी कहते हैं। ठीक है। अब वी आर एम एस की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आर एम एस वैल्यू जो होती है वो वी एम अपॉन रूट 2 होती है, मैक्सिमम वैल्यू का रूट 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम पावर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को? हमने 4 चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहले हमने पढ़ा सर्किट डायग्राम, देन हमने उसका वेवफॉर्म, देन फेजर डायग्राम, उसके बाद वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, करंट की इक्वेशन क्या थी, और पावर हमारी V इंटू आई रहेगी। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रजिस्टिव सर्किट। ये इसकी पावर की वेव फॉर्म है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों एक एक्सिस पे दिखाए हुए हैं यहाँ पे आपको, कि जो वोल्टेज की वेव फॉर्म थी वही हमारी करंट की वेव फॉर्म होती है। 0 से स्टार्ट हो रही वोल्टेज की वेव फॉर्म, पाई तक पहली साइकिल है, फिर 2 पाई तक दूसरी साइकिल है। ऐसे ही करंट की भी 0 से स्टार्ट होगी, पाई तक पहली साइकिल रहेगी, और पाई से 2 पाई दूसरी साइकिल रहेगी। दोनों का टाइम पीरियड 2 पाई ही रहेगा। तो इतना आपको था। अब हम बाकी सर्किट्स तो बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हमारे जो पावर है ये आप पहले पढ़ भी चुके हो, जानते भी हो, लेकिन हम इसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जो पावर हमारी होती है वो 3 टाइप की होती है। ये आप पढ़ चुके हो, मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ आपके सामने कि पावर हमारी 3 टाइप की होती है। पहली होती है एपरेंट पावर, जिसको हम एस से लिखते हैं। दूसरी ट्रू और रियल पावर, जिसको पी से लिखते हैं, या एक्टिव पावर भी उसको बोलते हैं। और तीसरा रिएक्टिव या इमेजिनरी पावर, जिसको हम क्यू से लिखते हैं। तो 3 पावर हमारी होती हैं, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। अब एपरेंट पावर क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर सीधा सीधा हम वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारी एपरेंट पावर बन जाती है, S इक्वल्स टू वी इंटू आई, और इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर हो सकती है, रहेगी वोल्ट एम्पियर में ही, क्योंकि V की यूनिट वोल्ट, I की यूनिट एम्पियर। तो ये हमें एपरेंट पावर दिखाती है। जब हम बात करते हैं एक्टिव पावर की, तो एक्टिव पावर हमारी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज पावर टेकन और कंज्यूम्ड बाय द सर्किट।
तो सिंपली हमारी जो एक्टिव पावर होती है वो VI cos phi होती है। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जो हमारी एक्टिव पावर होती है वो VI cos phi होती है और उसकी यूनिट वॉट होती है। एपरेंट पावर हमारी VI होती है, उसकी यूनिट वोल्ट एम्पेयर होती है। और जो रिएक्टिव पावर होती है वो हमारी VI sin phi होती है। जो रिएक्टिव पावर है वो VI sin phi होती है और उसकी यूनिट VAR होती है। तो 3 पावर हमारी हुई। एक्टिव पावर हमारी VI cos phi, एपरेंट पावर VI और रिएक्टिव पावर VI sin phi। इन तीनों को मिला के हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ये हमारा VI sin phi है 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे आपका VI cos phi है और यहाँ पे ये आपकी वैल्यू VI आ जाएगी। तो यहाँ पे हम S इक्वल्स टू √P² + Q² लिख सकते हैं। ये कौन सी थ्योरम लगती है, यहाँ पे कौन सी प्रमेय आती है, ये फॉर्मूला कौन से प्रमेय में होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जल्दी से बताइए। जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है? गुड, तो पाइथागोरस थ्योरम। सभी ने आंसर दे रहे हैं धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो S होता है वो हमारा √P² + Q² होता है। अगर यहाँ वैल्यू पुट भी कर दें हम, तो P हमारा है VI cos phi और Q हमारा है VI sin phi। जब हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो sin² phi + cos² phi की वैल्यू कितनी होती है? sin² phi + cos² phi की वैल्यू कितनी होती है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने। sin² phi + cos² phi की वैल्यू 1 होती है। गुड, तो आपका अल्टीमेटली एपरेंट पावर वहाँ से आ जाएगी। तो ये हमारी होती है पावर। तीनों पावर सबको क्लियर हो गई हैं। 3 पावर होती हैं, फिर से दिखा देता हूँ आपको मैं। एपरेंट पावर जो सिंपली V × I होती है, उसके बाद एक्टिव पावर P वो हमारी VI cos phi होती है और जो हमारा रिएक्टिव पावर होती है Q वो VI sin phi होती है। अब हमने बात की थी पावर फैक्टर की कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो वो भी देख लेते हैं हम। ये होता है हमारा पावर फैक्टर, ठीक है। सीधा सीधा इसको अगर हम बोलें तो जो पावर फैक्टर है हमारा वो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का रेशियो होता है। VI cos phi / VI होता है और यहाँ पे VI से VI कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाती है cos phi, जिसके बेस पे हमने अभी रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर कैलकुलेट किया। हमने phi की वैल्यू 0 रखी तो cos phi हमारा 1 आ गया था, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। एक फॉर्मूला आपका और होता है cos phi = R/Z। तो पावर फैक्टर के लिए हमारे 3 वैल्यू यहाँ पे हो गई हैं। एक तो हमारा एक्टिव पावर को एपरेंट पावर से डिवाइड कर दें, दूसरा cos phi हो जाएगा और तीसरा हमारा R/Z। तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये होता है हमारा पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर हमारा 3 वैल्यू होती हैं, लैगिंग, यूनिटी एंड लीडिंग।
बस ये आपका लास्ट है आज का, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा। हमने अब रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा हुआ है। रेजिस्टिव सर्किट का हमने सर्किट डायग्राम पढ़ा, उसकी वेव फॉर्म पढ़ी, उसका हमने फेजर डायग्राम पढ़ा, उसमें वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, करंट की इक्वेशन क्या होती है, पावर की वैल्यू क्या होती है, फिर पावर क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, है ना, अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। उसके बाद पावर फैक्टर हमारा cos फाई, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का रेशियो होता है, cos फाई भी होता है, और cos फाई इक्वल्स टू R/Z भी होता है। अब पावर फैक्टर 3 टाइप का होता है, लैगिंग, यूनिटी और लीडिंग। तो आप मुझे बताइए कि रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर इन तीनों में से कौन सा होता है। रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो हमने आज पढ़ा है उसका पावर फैक्टर इन तीनों में से कौन सा होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए कि रेजिस्टिव सर्किट हमारे पास है, केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस केस में इन तीनों में से पावर फैक्टर कौन सा रहेगा, लैगिंग रहेगा, यूनिटी रहेगा या लीडिंग रहेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, या आंसर नहीं पता है, तो वो भी आप लिख सकते हो कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। गुड। अगर नहीं पता है तो उसमें कोई आपकी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन हमें चीज़ों को क्लियर कर देना चाहिए। चलिए, तो नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है, कितनी वैल्यू होती है पावर फैक्टर की रेजिस्टिव लोड के लिए। रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर कितना होता है ये तो पता है हमें। रेजिस्टिव लोड के लिए, रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, 1 आई थी। गुड। तो 1 इसमें से कहीं दिखाई दे रहा है तीनों में से, यूनिटी, यूनिट आपका 1 ही होता है। क्लियर है? यानी कि इसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि रेजिस्टिव लोड के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। इस लाइन को आप हमेशा नोट रखेंगे। जो आपका रेजिस्टिव सर्किट है उसके लिए पावर फैक्टर कितना रहेगा, यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा। ऐसे ही हम आगे के सर्किट्स को पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि लैगिंग कौन से सर्किट के लिए होता है, लीडिंग कौन से सर्किट के लिए होता है। वहाँ पे हमें सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपका हम बता सकते हैं देख के सर्किट को, या उसको नाम देख के, कि आपका रेजिस्टिव सर्किट है तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा, इंडक्टिव है तो लीडिंग या लैगिंग कौन सा होगा, ऐसी कैपेसिटिव है तो कौन सा होगा, आरएल सर्किट के लिए कौन सा होगा, आरसी के लिए कौन सा होगा, और आरएलसी के लिए कौन सा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है ना। बाकी आपको पीडीएफ में सेंड कर चुका हूँ, तो उसको पढ़िए, उसमें सर्किट्स आपको दिए हुए हैं, है ना। आप आगे कुछ पेजेस के बाद उसमें दिया रहेगा, बीच में होगा कहीं ना कहीं एसी सर्किट्स, उसमें टाइप्स होंगे आपके रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, आरएल, आरसी, आरएलसी सर्किट। उनको पढ़िए थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, तो इसके बेस पे पढ़िए कि उसका सर्किट डायग्राम क्या है, वेव फॉर्म क्या है, उसका फेजर डायग्राम क्या है। फिर उस पर हम क्लियर करेंगे, आपको बताऊंगा मैं सारे एक एक करके। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, लेकिन एक बार अगर आप देख लोगे पहले, तो आपको उसमें कोई जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, अच्छे से पढ़िए अपना आराम से।